बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पहला टॉपिक नहीं, इनफैक्ट जो हमारा कोर्स है वो इसी SPSS जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसी के अराउंड पूरे का पूरा कोर्स है। तो SPSS आप लोगों ने सीखना है बहुत ही मेहनत के साथ, क्योंकि 8th सेमेस्टर में आपका जितना भी एनालिसिस होगा डाटा का वो सारे का सारा जो है वो इसी SPSS पर होगा। तो अगर आप लोगों को SPSS नहीं आएगा तो फिर आप डाटा को एनालाइज नहीं कर सकेंगे और आप का इवेंचुअली जो थीसिस है वो फिर डिले का शिकार होगा। इसलिए आप लोग बहुत तवज्जो से ये लेक्चर सुने और जो जो हम स्टेप बाय स्टेप इस SPSS के डिफरेंट पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरे अच्छी तरह समझा दूँ। आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे और लेक्चर नहीं गौर से सुनेंगे तो फिर ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। तो सबसे पहले तो SPSS क्या होता है? SPSS बेसिकली एक SPSS से बनता क्या है कि ये है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस जो कि यूज़ हो रहा होता है या डिफरेंट रिसर्चर्स जो होते हैं वो इसको रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो डाटा एनालिसिस के लिए इस SPSS को यूज़ कर रही होती हैं। बनाया क्यों गया था SPSS? SPSS बेसिकली तो बनाया गया था मैनेजमेंट के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए। जो सोशल साइंसेज में डिफरेंट एनालिसिस करने पड़ते थे, तो उस एनालिसिस को इजी करने के लिए SPSS जो है वो बनाया गया था। 1968 में जाके फर्स्ट टाइम जो है वो आपका ये लॉन्च हुआ था SPSS, और SPSS के नाम से ही लॉन्च हुआ था। 2009 में आपका जो SPSS है ये IBM ने परचेज़ कर लिया। तो अब ये IBM SPSS के नाम से हम जाना जाता है, लेकिन मोस्टली लोग अभी भी इसको SPSS ही कहते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो SPSS है ये एनालिसिस के लिए पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप जस्ट क्लिक्स से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म के जो एनालिसिस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट विद फ्यू क्लिक्स। और जितनी भी इसमें कमांड्स हैं वो सारी की सारी एज एन इंग्लिश स्टेटमेंट्स के तौर पे हैं, जो आप यूज़ करके तो इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम एनालाइज में जाएं और ये देखें हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जस्ट हम फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकेंगे। इसी तरह क्रॉस टेबुलेशन जो है वो हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस टेबुलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स हैं हमारे पास, फिर टेस्ट्स हैं जो जस्ट हम क्लिक्स से इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से SPSS बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पूरी दुनिया में, और हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती इसमें। क्योंकि अगर कोडिंग करनी पड़ती डाटा एनालिसिस के लिए तो फिर वो एक अलग कॉम्प्लेक्शन आ जाती एनालिसिस के लिए कि सबसे पहले तो कोड को समझना और कोड करना ही बहुत मुश्किल काम है। तो वो डाटा एनालाइज करने के लिए वो कोडिंग करना फिर एक नया इशू जो है वो हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डाटा एनालिसिस के लिए। तो SPSS ने ये आसानी प्रोवाइड की है कि हम जितना भी डाटा एनालाइज कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली और विद फ्यू क्लिक्स हम जो हैं वो डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है SPSS? डिफरेंट जगहों पे ये यूज़ होता है। मार्केट रिसर्च में ये यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा हेल्थ रिसर्च में ये यूज़ हो रहा होता है। जो सर्वेस की कंपनीज़ हैं वो इसको यूज़ कर रही होती हैं।
गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं वो SPSS को यूज़ करती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, मार्केटिंग के लिए भी जो है वो SPSS यूज़ हो रहा होता है। तो एनॉर्मस आपकी फील्ड्स हैं जहाँ पे SPSS जो है वो यूज़ हो रहा होता है। इसमें अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो डाटा आपने एनालाइज करना है वो हम विद फ्यू क्लिक्स कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो डाटा आप इसमें सेटअप करेंगे वो बहुत एहतियात से करें, बहुत एक्यूरेटली करें, क्योंकि उसी डाटा सेटअप के ऊपर आपका एनालिसिस जो है वो बेस कर रहा होता है। तो अगर आपने डाटा सेटअप सही से नहीं किया तो ऑब्वियसली आपका जो आगे रिजल्ट्स आएंगे एनालिसिस के वो भी एक्यूरेट नहीं होंगे, वो भी ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी आप जो क्वेश्चनियर बनाएंगे अपना रिसर्च से रिलेटेड, वो आपने बहुत सोच समझ के बनाना है। उसमें आपने जो वेरिएबल्स बनाने हैं वो सोच समझ के बनाना है, और जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो बहुत सही और एक्यूरेट होना चाहिए। अगर डाटा आपने सही इसमें कलेक्ट किया, सही से इसमें इंसर्ट कर दिया, तो फिर आपको इसमें कोई इशू जो है वो नहीं आएगा कि एनालिसिस के फेस में भी फिर आपको इसमें किसी किस्म का कोई इशू जो है वो नहीं आएगा इजीली, और आप एक्यूरेट एनालिसिस जो है वो इसमें कर सकेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें चार बेसिक फंक्शंस हैं जो SPSS के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम। स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम से मुराद ये है कि जितने भी आपके स्टेटिस्टिकल फंक्शंस हैं, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट आपका हो गया, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, क्रॉस टेबुलेशन, और जितने भी आपके डिफरेंट टेस्ट्स हैं या स्टेटिस्टिकल आपके फंक्शंस हैं, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। वो सारे के सारे आपके इस स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम के अंडर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो है वो है विजुअल डिज़ाइन, विजुअलाइजेशन डिज़ाइन। तो बेसिकली इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंट आपके पास चार्ट्स अवेलेबल हैं, वो आप इसमें बना सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ चार्ट्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं SPSS के अंदर। पाई चार्ट, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, वन डायमेंशनल चार्ट्स, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल चार्ट्स आपको अवेलेबल हैं, वो आप इसमें बना सकते हैं। हिस्टोग्राम वगैरह बना सकते हैं, वो आपको मदद करता है SPSS ये सारी चीज़ें बनाने में। इसके अलावा आपके पास है जो थर्ड आपके पास फंक्शन SPSS प्रोवाइड कर रहा होता है वो है टेक्स्ट एनालिसिस का। टेक्स्ट एनालिसिस जो है ये बेसिकली जो आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं जहाँ पे ओपन आपने वैल्यूज़ इंटर करनी है, सर्वेज वगैरह आप जब कर रहे होते हैं तो उसमें ओपन आप जहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनमें ये आपका यूज़ हो रहा होता है। सपोज़ जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि किसी भी टाइप का वहाँ पे आंसर आ सकता है, डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। जो आंसर्स होंगे वो वेरी कर रहे होंगे पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट, और ओपन सर्वेज जो होते हैं उनमें भी आप वो बेसिकली सारे के सारे आपके टेक्स्ट एनालिसिस में आ रहे होते हैं। उसके बाद आपका आता है जी जो फोर्थ फंक्शन है वो है मॉड्यूलर प्रोग्राम। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप खुद इनको मॉड्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट मॉडल्स जो बेसिकली बना रहे होते हैं, और ये मॉडल जो होते हैं आप बना के तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिडिक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। यानी कि ये आप अपना एक मॉडल बनाएंगे डाटा या रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करने के लिए, वो आपके मॉडलर प्रोग्राम में आ जाएंगे। जैसा कि डिसीजन ट्रीज़ हैं, आपके न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं इसमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं। इसके लिए पहले आपको न्यूरल नेटवर्क समझना पड़ेगा, डिसीजन ट्रीज समझना पड़ेगी, एंड देन आप ये जो हैं वो बना सकते हैं। तो बेसिकली इसमें टोटल प्रोडिक्शन हो रही होती है कि अगर सपोज़ आपका ये काम हो रहा है तो इसका रिज़ल्ट
क्या आ रहा होगा। जिस तरह वेदर फोरकास्टिंग में प्रेडिक्शन हो रही होती है कि आज इतने % चांस हैं रेन के, इस तरह की प्रेडिक्शंस जो हैं वो आप उसके मॉडल्स बना सकते हैं और वो परफॉर्म कर सकते हैं। वो इसी विंडो के अंदर एडिट होगा। तो पहले तो ये बात आप समझिए कि आपके पास 2 विंडोज़ होती हैं SPSS के अंदर। एक होगी एडिटर विंडो जो आपको ये सामने नज़र आ रही है, और एक होती है आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो हम आगे देखेंगे जब हम कोई भी फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो जो रिजल्ट्स आपको शो होंगे वो आपको आउटपुट विंडो के ऊपर शो होंगे। जब हम इसको सेव भी अगर करेंगे तो वो हमारी एक नई विंडो ओपन होगी, उसके अंदर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सेव होते हैं। तो 2 बातें हैं, एक तो एडिटर विंडो में जितना आपका डाटा होगा वो आपने अलग सेव करना है, और जो रिजल्ट्स होंगे वो आपने अलग सेव करना है। जब आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म कर लिया और आपकी एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो आएगा आउटपुट विंडो के अंदर, तो आउटपुट विंडो का डाटा आप अलग से सेव करेंगे और एडिटर विंडो का डाटा आप अलग से सेव करेंगे। अभी हैं हम एडिटर विंडो के अंदर। एडिटर विंडो के अंदर अगर आप देखें तो फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे 2 व्यूज़ हैं। एक है डाटा व्यू, एक है वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, जिस तरह नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग कॉलम, अलाइन, मेजर एंड रोल। ये हम सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको 1 बाय 1 देखेंगे जब हम थोड़ी देर में इसमें डाटा एंट्री शुरू करेंगे तो। लेकिन अभी समझने की ज़रूरत यह है कि हमारे पास 2 व्यूज़ होते हैं एडिटर विंडो के अंदर। एक है वेरिएबल व्यू और एक है डाटा व्यू। डाटा व्यू में आपके पास कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम्स हैं, और वेरिएबल व्यू में भी आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं, बट यहाँ पे आप वेरिएबल्स बनाते हैं और यहाँ डाटा व्यू में आप उन वेरिएबल्स का डाटा इंटर करते हैं। हर वेरिएबल जो आपका बेसिकली क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके 10 क्वेश्चंस हैं तो आप वेरिएबल व्यू में 10 उसके वेरिएबल्स बनाएंगे। हर वेरिएबल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये वाला जो आपका वेरिएबल व्यू है ये आपका डेफिनेशंस हैं, बेसिकली आपका जो क्वेश्चन का हर एलिमेंट होगा या हर क्वेश्चन होगा उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि उसकी टाइप क्या होगी, विड्थ कितनी होगी, वो नॉमिनल है, स्केल है, ऑर्डिनल है, ये चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड देन जब आप डाटा इंटर कर रहे होंगे वो आपका यहाँ पे हो रहा होगा। तो एक पेशेंट का डाटा, आपकी एक रो, पूरी कंप्लीट रो आपकी एक पेशेंट का डाटा शो कर रही होगी, या एक एंट्री, या एक जो आपका क्वेश्चन ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन ईयर होगा, एक कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चन ईयर वो एक रो से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, दूसरा सॉल्व्ड क्वेश्चन ईयर सेकंड रो से, तीसरा थर्ड रो से, या तीसरा पेशेंट जो है वो आपका थर्ड रो में आपको शो हो रहा होगा डाटा व्यू के अंदर। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे एक फ़ाइल रखी हुई है जिसमें आपके पास वेरिएबल हैं। मैंने एक छोटी सी अभी एग्जांपल के तौर पे 6 वेरिएबल्स आपके लिए डिफ़ाइन किए हैं, बनाए हैं, जो हम इसमें एंट्री करने सीखेंगे 1 बाय 1। नेम, नेम हमारा जो है वो एक वेरिएबल है। फिर जेंडर है, जेंडर को हमने कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया है, मेल या फीमेल होगा, ऑब्वियसली उसकी 2 वैल्यूज़ होंगी। फिर एज है, एक तो एज हमने कंटिन्यूस डाटा के तौर पे डालनी है, और एक एज हमने एज कैटेगरीज बना ली हैं कि उसको हम कैटेगराइज भी अगर करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब आप डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए होता है कि 30 से जो लेस एज है आप सिर्फ उनके डाटा में इंटरेस्टेड होते हैं, या आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि उनमें क्या सिम्टम्स हैं, 30 से 50 तक के क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, या उससे ऑनवर्ड्स, तो उसको हम कैटेगराइज कैसे करेंगे। इसके बाद एक है हाइपरटेंशन में हमने 3 वैल्यूज़ रखी हुई हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, और ब्लड ग्रुप में भी हमने 4 वैल्यूज़ रखी हुई हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल है हमारा नेम का, तो हम वेरिएबल व्यू में आते हैं, यहाँ पे हम पहले डिफाइन करेंगे वेरिएबल नेम। नेम के नाम के साथ ही मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। अब एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप कोई
वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, उसका नाम डिफ़ाइन करेंगे, तो आप वहाँ पे स्पेसिस या कोई स्पेशल करैक्टर या नंबर यूज़ नहीं कर सकते। नेम डिफ़ाइन करते हुए वेरिएबल का आप कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते, कोई आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते, स्पेसिस भी यूज़ नहीं कर सकते। आप जस्ट एक अंडरस्कोर का करैक्टर है वो यूज़ कर सकते हैं दो वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे स्पेसिस भी नहीं दे सकते। सपोज़ मैं नाम अभी मैंने नेम किया है, तो मैं इसको जब यूँ करूँगा तो बाकी सारी चीज़ें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो सेट हो जाएंगी। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने नेम रखना है स्टूडेंट नेम, STUDENT स्टूडेंट। अब मैं दे रहा हूँ स्पेस एंड नेम। अब यहाँ पे तो आपकी स्पेस आ गई है स्टूडेंट नेम। जब मैं क्लिक करूँगा यानी कि ये डिफाइन होगा, तो मुझे एरर मिलेगा कि वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इन लीगल करेक्टर, यानी कि मैं स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, कोई नंबर नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, नंबर एक्चुअली तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर, ये वाला जो आपको करेक्टर नज़र आ रहा है या सिंबल नज़र आ रहा है, ये है स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। तो ये अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम जो है वो आपका एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन हो गया है। इसको मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं साथ एडिट भी कर सकता हूँ। अच्छा, नंबर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा, लेकिन हम स्पेस या कोई और जो स्पेशल करैक्टर है वो इसमें यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अंडरस्कोर मैंने यूज़ की, मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं स्पेस, डॉट, कॉमा, प्लस, माइनस, इस तरह का कोई भी साइन नाम डिफाइन करते हुए यूज़ नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट इसकी है जी टाइप, यानी कि डाटा टाइप क्या है। तो ये चूंकि हमने नाम इंटर करना है, तो नाम हम न्यूमेरिक तो नहीं होगा, वो होता है वर्ड्स करेक्टर्स होते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास पहली टाइप है न्यूमेरिक। तो जब आपने नंबर्स इंटर करने हैं तो आप हमेशा न्यूमेरिक को रखेंगे। लेकिन इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, हमने नेम इंटर करना है, तो नेम में हमने वर्ड्स इंटर करने हैं, करेक्टर्स इंटर करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्ट्रिंग। क्या सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब भी आप इंटर करेंगे इसका मतलब है आप वर्ड्स करेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। जब आपने डेट वगैरह करनी हो तो डेट, आपकी कोई करेंसी है तो डॉलर कस्टम करेंसी आप रखना चाहते हैं तो ये, या साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह रखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट इसमें कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे या तो वो न्यूमेरिक आप यूज़ कर रहे होंगे या आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग रख ली, ठीक है। अब एक चीज़ और, हम दोबारा इधर आ जाते हैं, न्यूमेरिक ही सिलेक्ट करते हैं। चलें, स्ट्रिंग हमने कर लिया, बाद में हम जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मैं बाद में समझाता हूँ। ये हमने स्ट्रिंग कर ली, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास विड्थ। विड्थ है जी 8। तो एट्थ का मतलब, विड्थ 8 का मतलब ये है कि मैं इसमें जो भी नेम जब मैं डाटा व्यू में जाके इंटर करूँगा तो मैं 8 करेक्टर्स से लेंथी नेम इंटर नहीं कर सकूँगा। जो मेरे मैक्सिमम करेक्टर्स होंगे वो 8 होंगे, 8 से ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे। मतलब अगर मैं अपना नाम कहूँ मोहम्मद वकास, तो MUHAMMAD, मोहम्मद तो मैं इंटर कर लूँगा, लेकिन आगे वकास में इंटर नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने इसकी विड्थ 8 रखी हुई है। ये हम आगे जब डाटा व्यू में जाएंगे वहाँ पे चेक भी करेंगे। डेसिमल ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटर कर रहे हैं तो हमें डेसिमल जो है वो ज़ीरो ही होगा। लेबल, अब ये है कि लेबल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि जब आप क्वेश्चंस डिफाइन कर रहे होंगे तो आप तो वेरिएबल का जस्ट नाम कोई शॉर्ट सा लिख रहे होंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन आप वहाँ पे नहीं लिख रहे होंगे। तो वो आप यहाँ पे लेबल में अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको पता हो कि ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था ये किस चीज़ से रिलेटेड था। आप वेरिएबल्स जब बना रहे हैं तो आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 करके भी बना सकते हैं।
और उसके लेबल्स जो हैं यानी कि पूरे का पूरा क्वेश्चन वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो ये बेसिकली आपका लेबल डिफाइन हो गया। इसमें आप सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं, स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप इस के अंदर कर सकते हैं। वैल्यूज़, अच्छा अब हमारा नाम होगा तो नेम के अंदर हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हम जब जेंडर वाला सेकंड पोर्शन पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यूज़ कहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। मिसिंग भी हमारी कोई वैल्यू फ़िलहाल नहीं है, इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जब हम आगे जाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो इसको हम देखेंगे। फिर कॉलम, कॉलम ये चीज़ शो कर रहा होता है कि आपने जिस तरह यहाँ पे मैंने विड्थ 8 रखी है तो इसका मतलब है मैं 8 करेक्टर ऐड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकता। कॉलम 8 का मतलब ये है कि मैं मुझे शो 8 होंगे, ऐड मैंने बेशक 10 किए हुए हैं, वो एंट्री हो जाएगी, लेकिन शो मुझे उस 10 में से सिर्फ 8 होंगे। लेकिन यहाँ पे अभी मेरी विड्थ 8 है, कॉलम 8 है, तो मुझे दोनों 8 हैं तो 8 ही शो होंगे। ये भी अब डाटा व्यू में जब मैं जाके डाटा एंट्री करूँगा तो ये बात मैं आपको सही से समझाऊंगा। फिर है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट से मुराद ये है कि आपने लेफ़्ट अलाइन करना है डाटा को, सेंटर करना है, राइट करना है, ये आप की अलाइनमेंट है। देन मेयर, मेयर बेसिकली आपकी डाटा टाइप होती है, नॉमिनल होगी, ऑर्डिनल होगी। अगर यहाँ पे न्यूमेरिक होती तो यहाँ पे स्केल भी आ रहा होता। तो ये आपकी बेसिकली क्योंकि हम नाम इंटर कर रहे हैं तो ये नॉमिनल है। तो अब हम आ जाते हैं इसी मेयर को लेके मैं आपको थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली या तो वो क्वांटिटेटिव होंगे या क्वालिटेटिव होंगे। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव आपकी वो वेरिएबल्स होते हैं जो बेसिकली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी कि वो वेरिएबल्स जो कि आपके नंबर्स की फॉर्म में आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं, या जिनको आप मेजर कर सकते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि बॉडी वेट हो गया, आपकी टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा और डिफरेंट काउंटिंग वगैरह की आपकी जो वेरिएबल्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इस क्वांटिटेटिव के अंदर फिर आपकी दो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है कंटिन्यूस वैल्यू और एक होती है डिस्क्रीट वैल्यू क्वांटिटेटिव के अंदर। तो कंटिन्यूस वैल्यू वो आपकी वैल्यू जिसमें आपकी नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ आ रही होंगी, वो आपकी जो होती हैं वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ में आ जाती हैं। एग्जांपल अगर हम ले लें तो इसमें आपका बॉडी का मैस आ सकता है, ऑब्वियसली वो नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन बॉडी मैस आ सकता है, आपकी हाइट आ जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो आप इससे कर सकते हैं। जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं वो आप की स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं जो आप उसमें इंटर कर सकते हैं। जिस तरह के आपके आप एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो आपके हॉस्पिटल में रोज़ चेकअप के लिए आते हैं, जिसको आप ओपीडी कहेंगे, रोज़ की ओपीडी कितनी है, तो या तो वो 10 होगी या 15 होगी या वो 100 होगी। लेकिन 100.5 या 100.1 या 2.1 या 2.5 पॉइंट्स में वैल्यू नहीं जा सकती, वो एक स्पेसिफिक नंबर होगा। तो वो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्क्रीट में आ जाती हैं। देन आपकी आ जाती हैं आपकी क्वालिटेटिव वैल्यूज़। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो आपके वेरिएबल्स होते हैं जो आप कैटेगरी की फॉर्म में उनको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह के और इसमें दो टाइप्स आपकी होती हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। जो जेंडर हो गया वो आपका नॉमिनल में आ जाता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, आप जस्ट उनको कैटेगरीज में डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये दो कैटेगरीज हैं, लेकिन उसमें कोई आपका ऑर्डर बेसिकली फॉलो नहीं होता, जस्ट आप उनको नेम दे देते हैं कि
इस कैटेगरी का ये नाम है और इस कैटेगरी का ये नाम है, कैटेगरिकली आप उनको वो कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, तो वो आपका डाटा जो होता है वो नॉमिनल होता है। और जो ऑर्डिनल डाटा होता है उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर के बिहाफ पे आपने कैटेगरीज बनाई होती हैं या उस ऑर्डर के बिहाफ पे आपने वो डाटा को डिवाइड किया हुआ होता है। जिस तरह हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि कोई कैंसर का पेशेंट है और कैंसर की सपोज हम कर लेते हैं 5 स्टेजेस हैं, तो या वो स्टेज 1 पे होगा या स्टेज 2 पे होगा या स्टेज 3 पे या स्टेज 4 पे। तो वो जो स्टेजेस हैं वो किसी स्पेसिफिक कैलकुलेशंस की बिहाफ पे आपकी बनाई हुई होंगी कि ये स्टेज 1 पे है तो इसका मतलब है कि उसमें ये सिम्टम्स होंगे या इतना वैल्यूज़ होंगी, या स्टेज 4 पे है तो उसके क्या हालात होंगे। तो वो आपके ऑर्डर्स और वो डाटा जो होगा वो ऑर्डिनल होगा। इसी तरह अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो हमने डिफ़ाइन किया हुआ होता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सवीयर है, तो वो भी हमने किसी ऑर्डर के बिहाफ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ होता है कि इतना होगा तो माइल्ड होगा, इससे ज़्यादा होगा तो मॉडरेट होगा, लेकिन इससे कम होगा तो मॉडरेट होगा, मतलब कोई बीच की वैल्यू। और अगर बहुत ज़्यादा है तो सवियर में चला जाता है। तो उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं कि वो ऑर्डिनल वैल्यूज़ हैं आप की। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसकी बेसिकली दो टाइप्स आ जाती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। एंड देन उस क्वांटिटेटिव के अंदर आपकी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, और क्वालिटेटिव के अंदर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाती हैं। कि हम जस्ट एक नाम इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये भी समझ आ गई होगी कि अब नॉमिनल और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस है और डाटा टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं। अब हमने एक वेरिएबल बना लिया है स्टूडेंट नेम के साथ। अब हम आ जाते हैं डाटा व्यू में, जो तुम्हारा दूसरा व्यू है। तो हम आ गए हैं डाटा व्यू में, मैंने क्लिक किया डाटा व्यू में, तो देखें यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल बन गया है स्टूडेंट नेम के साथ। अब मैं नेम इंटर कर लेता हूँ MUHAMMADWAQS। अब मैं वकास इंटर कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो इंटर नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं इंटर करने दे रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे 8 करेक्टर्स रखे थे और मोहम्मद अभी मैंने लिखा है और 8 करेक्टर्स कंप्लीट हो गए, आगे वकास इंटर में नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज मैं 15 कर देता हूँ। अब मैं इसमें मज़ीद एंट्री करूँगा तो अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया है। तो ये अब आपका मोहम्मद वकास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम तो ये देखें, ये एक वेरिएबल जो है, ये एक रो जो होगी ये एक क्वेश्चन ईयर को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इसमें नेक्स्ट वेरिएबल है वो बना लेते हैं, वो है जेंडर का। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल GEND या जेंडर का एक वेरिएबल बनाता हूँ। जेंडर की टाइप हम रखेंगे न्यूमेरिक। क्यों न्यूमेरिक रखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ अभी। क्योंकि हमने यहाँ पे देखें जेंडर की दो वैल्यूज़ डिफाइन की हैं, मेल और फीमेल, दो वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ वाले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं हम इसमें आएंगे और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगेन देखें वैल्यूज़ में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो मेरे पास वैल्यू थी मेल और फीमेल उनको मैं लेबल दे दूँगा। 1 मैंने वैल्यू दे दी मेल को, यानी कि जो मेल वैल्यू थी उसको मैंने 1 कह दिया, और 0 कह या 2 कह दिया फीमेल को। और यहाँ से मैं ऐड करूँगा। अब देखें मैंने वैल्यूज़ को लेबल कर दिया। जब भी अब मैंने 1 इंटर करूँगा तो इसका मतलब मेल, 2 इंटर करूँगा तो फीमेल। यहाँ पे मैंने किया ओके। डाटा टाइप ये कौन सी है? अगेन क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, हमने जस्ट कैटेगरीज को खुद से डिफाइन किया हुआ है, तो ये नॉमिनल होगी। ठीक हो गया, नॉमिनल। अब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे मैं सिंपल 1 इंटर करूँगा तो वो मेल आ जाएगा। अब मैंने मेल इंटर नहीं किया, 1 इंटर किया। ये हम वैल्यूज़ क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि हमारे पास जब थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ डाटा होगा तो हम बार बार मेल फीमेल नहीं लिखेंगे, हम 1 2 1 2 की फॉर्म में डाटा इंटर कर रहे होंगे और हमें
एनालिसिस में भी जब हम एनालाइज भी कर रहे होंगे तो तब भी हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी डाटा एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एज। एज हमारे पास न्यूमेरिक ही हम रखेंगे इसको, और यहाँ से हम स्केल करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यू है, ज़ीरो से लेके आप जितनी भी इंटर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हम एज रख लेंगे, यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ एज, ठीक हो गया। और जो डेसिमल है इसका हम ये ख़त्म कर लेते हैं, ज़ीरो, हमें ज़रूरत नहीं डेसिमल की। अब एज की कैटेगरीज़ में हम आ जाते हैं, एज अंडरस्कोर कैटेगरीज, CAT मैंने किया, इसको भी न्यूमेरिक रखा। अब हम यहाँ पे इसकी बना लेते हैं कैटेगरी, यानी कि 1 लेस देन 40 है तो 1 इसको मैंने ऐड किया, 2 40 से लेके 60 तक, एंड 3 ग्रेटर देन 40 ऐड। तो ये मैंने 3 वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर ली हैं, 1 लेस देन 40, 40 to 60 जो है वो 2 है, और 3 जो है वो ग्रेटर देन 40। ओके किया। अब ये मेरी कैटेगरीज बन गई हैं, और इसको हम क्या करेंगे, ये भी कैटेगरीज जो हैं ये हमने बनाई हैं। तो एक बेसिकली ऑर्डर इसमें फॉलो हो रहा है, तो ऑर्डिनल। अब हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी लेस देन 40, तो यहाँ पे मैं 1 करूँगा, तो ये बेसिकली यहाँ पे मुझे पता है कि लेस देन 40 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटेंशन। तो ये हमने एक और वेरिएबल बना लिया है हाइपरटेंशन, इसको भी हम न्यूमेरिक रखेंगे क्योंकि हमने अगेन इसकी वैल्यूज़ हैं उनको डिफ़ाइन करना है। 1 हम कर देते हैं माइल्ड, 2 कर देते हैं मॉडरेट, एंड 3 कर देते हैं सवियर, एंड ओके। ये क्योंकि कोई हमने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक ऑर्डर है जो फॉलो हो रहा है, तो इसको हम ऑर्डिनल में रखेंगे। अब हम डाटा व्यू में आते हैं और यहाँ पे हम 1 इंटर कर देते हैं। तो ये देखें बेसिकली अब क्या हो रहा है कि हमने 1 2 3 4 और 5 वेरिएबल्स बनाए हैं। यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, और वही वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे हमारे कॉलम्स में आ जाएंगे, और एक रो जो है वो एक पर्टिकुलर पेशेंट का डाटा जो है वो हमें शो कर रही है या बता रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और इंटर कर लेते हैं डाटा, ठीक हो गया 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा जो है वो इसमें इंटर कर सकते हैं। 1 2 3 आप जितने भी आप यहाँ पे इंट्रीज करेंगे वो आप पे डिपेंड कर रहा होगा कि आपके पास क्वेश्चनियर्स कितने हैं जो आपने फिल करवाए हैं डिफरेंट पेशेंट से, वो आप यहाँ पे इंटर करते जाएंगे रोज़ की फॉर्म में। तो पहला जो स्टेप है वो तो है कि आप उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो डिफ़ाइन करें। तो इस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि हमने जो वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं वो कैसे डिफ़ाइन करने हैं। ठीक है, ये हमने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करना सीखा, और उसके साथ हमने ये सीखा कि हम जब वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको डाटा इंटर कैसे करेंगे। अब इसके अलावा ये देखें यहाँ पे आपको ये 1 और ये वाला सिंबल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है वैल्यूज़ लेबल। इसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो वैल्यूज़ के लेबल मैंने डिफ़ाइन किए हुए थे मुझे वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोबारा क्लिक करूँगा तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें कि ये 1 वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप लोगों का टास्क ये है कि ये टास्क शीट है जो आपको अभी नज़र आ रही है, और जिसका अभी मैंने आपको बना के भी बता दिया है। इसके बनाएंगे आप
आप इसके वेरिएबल्स बनाएंगे SPSS के अंदर, एंड देन एटलीस्ट 10 एंट्रीज डाटा के अंदर जाके आप करेंगे और वो मुझे आपने फॉरवर्ड करनी है। अब इस फाइल को हम सेव भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेव कैसे करेंगे। फाइल के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे सेव, और जो डाटा फाइल होगी वो आपने हमेशा याद रखना है कि वो होगी आपकी .sav, उसकी एक्सटेंशन होगी। जिस तरह आपकी पावर पॉइंट की .pptx एक्सटेंशन होती है, इस तरह आपकी जो डाटा फाइल होगी जिसके अंदर आप डाटा इंटर करते हैं। मैंने आपको बताया था आपके पास दो विंडोज़ होती हैं, एक होती है एडिटर विंडो। तो एडिटर विंडो को जब आप सेव करेंगे तो वो आपकी .sav की फॉर्म में सेव होगी, और दूसरी होती है आउटपुट विंडो। इसके बाद हम आउटपुट विंडो सेव करेंगे। तो ये, और इसको हमने नेम दे दिया प्रैक्टिस का, और ये हम सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ओके, और यहाँ से सेव। इसको जब मैं सेव करूँगा तो ये मेरी दूसरी विंडो ओपन हुई है, आउटपुट विंडो, जो मुझे बता रही है कि सेव आउटपुट फाइल जो सेव होगी है .sav के अंदर। अब मैं ये मेरी अब आउटपुट विंडो है। इसमें जब भी आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, आप मीन मीडियन जो भी फाइंड आउट करेंगे, वो सारे का सारा आपका इस फाइल के अंदर यहाँ पे आपको इस विंडो के अंदर शो होगा, और उसको भी आपने सेव करना होगा। तो इसको जब मैं सेव करूँगा तो ये फाइल सेव, और ये देखें .spv के नाम से ये व्यूअर फाइल आउटपुट 1 .spv, आउटपुट जो आपकी फाइल सेव होगी .spv के नाम से सेव होगी। तो इसको आप यहाँ पे सेव कर लें, ये भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में मैं आ गया, और ये देखें अब मेरी दो फाइल सेव हैं। एक .sav जो फाइल है, ये है हमारी वो फाइल जो रिप्रेजेंट करती है आपके डाटा फाइल को, और .spv फाइल जो है ये आपकी आउटपुट फाइल, ये आउटपुट जो भी आपकी आएगी उस फाइल को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसी यूट्यूब के जो आपकी वीडियो है इसके नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो जो आपको इश्यूज़ हैं मैं वहीं पे आपको आंसर कर दूंगा, और अगर आप वैसे भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।